क्या सारे जेआरएफ वाले हैं क्या? अभी उनको खुद को नहीं पता कि हमें जाना किधर है, करना क्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, जैसे अब अगर कोई एग्रोनॉमी से करेगा तो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस आएगी। प्लांट ब्रीडिंग के आते हैं नहीं, वो तो वो चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराग। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये अपन ने कल देख लिया था एमआरटीएस, है ना, एमआरपीएस, हाँ एमआरपीएस, एमआरपीएस, वेरी गुड, है ना। एमआरपीएस, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा ना एमआरपीएस, ठीक है। तो एमआरपीएस की तो बात हो गई, जिसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं, एमआरपीएस जो है, एमआरपीएस ऑफ y1 फॉर y2 इज इक्वल टू डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा y1, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, अब आगे देखते हैं अपन आईसो, अच्छा ये है अभी तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो आप कह रहे थे ना कि सर ये जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर जो कर्व अपन देख रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आप कह रहे हो कि कॉनकेव होता है, आप कह रहे हो स्ट्रेट लाइन होता है, आप कह रहे हो क्या कॉन्वेक्स होता है। तो ये तीनों जो कर्व है ना, वो अब देख लो फटाफट, बाकी सिलेबस में है नहीं आपके, थोड़ा सा इसको, गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग, है ना। तो इसको देख लेते हैं अपन। ये तीन टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट रेट के साथ में, एक इंक्रीजिंग रेट के साथ में, और एक डिक्रीजिंग रेट के साथ में। तो अपन जो बात करते हैं ना एग्रीकल्चर में, जनरली वो इंक्रीजिंग रेट का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर इंक्रीजिंग रेट में ना होगा ना, तो अपन उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ही नहीं। समझे इस बात को भाई? अपन फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर क्या कर रहे थे, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन कर रहे थे, इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसलिए जरूरी था भाई कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीजिंग रेट के साथ में होगा, इंक्रीजिंग रेट का साथ मतलब क्या है, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा होगा तभी तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अपन जो सब्स्टिट्यूट करें वो इंक्रीजिंग रेट के साथ में हो रहा है ना, डिक्रीजिंग रेट के साथ में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इन जनरल एग्रीकल्चर के अंदर जो है, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप है, उसके अंदर इंक्रीजिंग जो है रेट के साथ में क्या होता है, प्रोडक्ट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जबकि फैक्टर फैक्टर की बात करेंगे तो किस में होता है, डिक्रीजिंग रेट के साथ में। क्यों? क्योंकि वहां पे अपन ने बात करी थी किसकी, लेबर और कैपिटल की, लेबर और कैपिटल की करी थी। तो अपन को पता है कि कैपिटल जो है मोर इफिशियंट होता है देन द लेबर, पता है ना अपन को भाई। 5 लेबर या 15 लेबर या 150 लेबर जितना काम करेंगे, उतना आपकी जो मशीनरी है वो 2 मशीनरी या 12 मशीनरी काम कर सकती है, कर सकती है ना। तो अपन ये कहते हैं कि कैपिटल आर मोर एफिशिएंट देन द लेबर, है ना, अपन कहते हैं। तो वहां पे अपन ने क्या कहा था, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर जो है कैसा, डिक्रीजिंग रेट के साथ में सब्स्टिट्यूशन होगा, जबकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर, है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार का होगा, इंक्रीजिंग। देख लेते हैं अब क्या क्या है। चलो सबसे पहला कौन सा है, कांस्टेंट रेट के साथ में। तो सिंपल सा, यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ देख लो, ये y1 है आपका, ये आपका y2 है। तो यहाँ पे y1 का मैं एक एक जो यूनिट ऐड करता जा रहा हूँ, आउटपुट जो है ना उसको इंक्रीज करने के लिए, जो एकड़ जो एरिया है उसको अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो है मिल रहा है, वो देखो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ से पता नहीं लग रहा है किस रेट के साथ में हो रहा है, तो अपन यहाँ पे चेंज निकाल लेते हैं। डेल्टा y1 हमेशा कितने से होगा, 1 से होगा। डेल्टा y2 यहाँ पे देखो 15 15 15, मतलब एक कांस्टेंट रेट के साथ में क्या कर रहा है, y1 जो है y2 को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो एमआरपीएस मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इस तरीके से अपन देखेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट रेट के साथ में प्रोडक्ट y1 y2 को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कर्व आएगा, जो यहाँ पे कर्व आएगा किसमें, y1 और y2 में क्या आ जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन जो y1 और y2 के लिए है, y1 जो है y2 के कांस्टेंट रेट के साथ में क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, वहां से पता लग रहा है तुमको एमआरपीएस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो एमआरपीएस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलो, दूसरा कौन सा है, इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट यहाँ पे देखो y1 है, यहाँ पे y1 एक एक यूनिट से ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है, लेकिन जो y2 है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखो यहाँ पहले 10 से, उसके बाद में ये 15 से, उसके बाद में ये 20 से,
तो यहाँ पे अपन को पता लग रहा है पहले 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, मतलब इंक्रीजिंग रेट के साथ में क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब कई कई लोग दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पे पहले -10 है, फिर -15 है, फिर -20 है, इसका मतलब तो ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है, ऐसा ही तो है भाई, -10 वैल्यू ज्यादा है, -15 कम है, ऐसा ही तो होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन यहाँ जो माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि y1 जो है इसको क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन जो है सब्स्टिट्यूट के लिए है कि जो एमआरपीएस है, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो अपन चेंज निकाल रहे हैं ना, चेंज मतलब 50 में से 60 निकाल रहे हैं, है ना, जैसे आगे की यूनिट जो उसमें से घटा रहे हैं तब वो माइनस साइन आ रहा है, तब माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो कर्व आपका आएगा, है ना, जो कर्व आएगा उसका स्लोप कैसा होगा, आपका डिक्रीजिंग टाइप का होगा। डिक्रीज हो रहा है नहीं, ये डिक्रीज ही तो हो रहा है, ये है ना, इंक्रीजिंग रेट के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया ना, तो ये बात है। तो यहाँ पे जो एमआरपीएस आएगा, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रेट में आएगा। और यहाँ पे जो कर्व बनेगा आपका कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। आप भले चाहो तो इसको बना सकते हो, जब आप इसको प्लॉट करोगे वैल्यूज को, एक जैसे ये y1 है, ये आपका y2 होगा। अब y1 जो है 1 है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आप 1 2 3 4 इस तरीके से ले लो। और यहाँ पर जो है 1 के साथ में 60 है ना, यहाँ पे 60, उसके बाद में 50 है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आप क्या कर लो, इसको पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद में आप जब प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। आप घर पे बना के देख लेना, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। फिर आगे है, और देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यहाँ पे जो एमआरपीएस है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग, है ना। नेगेटिवली इसलिए कहा गया, यहाँ पे कहा गया, हाँ नेगेटिवली, क्यों, क्योंकि ये जो क्या है, अपन डिफरेंस निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, जिसलिए ये क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग में आ रहा है, ठीक है। और कौन सा है, मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है, एग्रीकल्चर में। तो एमआरपीएस, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आपका इंक्रीजिंग रेट के साथ में, तो यहाँ देख लो, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो यहाँ पे एक एक यूनिट जब ऐड कर रहा हूँ तो y2 कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट के साथ में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा आ जाएगा, आपका कॉन्वेक्स आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूशन की, चलो ठीक है। अब बात आती है आइसो रेवेन्यू पे। जैसे अपन ने फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर क्या पढ़ा था, आइसो कोस्ट लाइन पढ़ी थी। अरे भाई इसको याद रख लो, बात ऐसी है कि तुम्हारे इसको बताने के लिए फिर मेरे को बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। तो अभी इसको ध्यान रख लो बस। आप तो आपको अगर इस पे से समझना है तो मेरे को मोबाइल नंबर ले लो और मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, है ना, ऐसा है। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर फैक्टर जो रिलेशनशिप है ना, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, उसके अंदर अपन ने आइसो कोस्ट लाइन के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे जब अपन प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे तब आइसो रेवेन्यू की, सर आइसो रेवेन्यू की क्यों बात करेंगे, अरे भाई जब फैक्टर फैक्टर की बात कर रहे थे तब अपन वहां पे क्या देख रहे थे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे ना, कॉस्ट का क्या कर रहे थे अपन, कम कर रहे थे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे। तो इक्वल कॉस्ट जो है, आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो देख रहे थे। यहाँ पे अपन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट बोले तो रेवेन्यू, पैसा, उसकी बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आउटपुट तो ज्यादा से ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अपन रेवेन्यू की बात करेंगे, इक्वल रेवेन्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, तो उसको मैं यहाँ इस तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये y1, ये हो गया आपका y2, ठीक है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये x एक्सिस। अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि मैं 5000 रुपीज जो है क्या करना चाहता हूँ, अर्न करना चाहता हूँ बाय द यूजिंग ऑफ y1 एंड y2। वो दोनों को क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करना चाह रहा है, और दोनों को प्रोडक्शन करके वो कितना अर्न करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो मान के चल रहा है कि 5000 मुझे क्या करना है, इससे लेना है। अब उसके पास में आपको ये पता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स, और सबके सब रिसोर्सेज उसको कंप्लीटली यूज करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से मैं बचा लूं, नहीं, उसको पूरे रिसोर्सेज क्या करना है, यूज करना है। अब मैंने ये कहा कि जो y1 है, y1 जो है उसकी पर यूनिट जो वैल्यू है वो ₹10 है, और जो y2 है उसकी मान लो रुपीज कितना है, 20 वैल्यू, है ना। तो अगर मान लो वो प्रोड्यूसर केवल और केवल y1 का प्रोडक्शन करना चाहता है, केवल और केवल किसका, y1 का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो y1 का प्रोडक्शन करता है तो कितनी यूनिट उसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 50, 500, कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 500। उस कंडीशन में यहाँ पे इसका प्रोडक्शन क्या होगा, जीरो, इससे रेवेन्यू क्या मिलेगा, उसको जीरो मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो केवल और केवल y2 को प्रोडक्शन करना चाहता है तो y1 से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक कंडीशन होगी जब y1 से जीरो होगा और y2 से कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा है, 250, 250 मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप देखो y1 कितना है, 500, y1 कितना है
ये ले लिया अपने 500, उस समय आपका Y2 क्या होगा, जीरो, Y2 आपका जीरो हो गया। एक कंडीशन होगी जिस कंडीशन में Y2 आपका क्या होगा, 250 होगा, जैसे मैंने कह दिया ये यहाँ पे है 250, कितना है आपका Y2, और Y1 जो है आपका, Y1 जो है वो क्या होगा आपका जीरो, Y1 आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जिस प्रकार अपन ने आइसोकोस्ट लाइन देखा था वैसे यहाँ पे है। अगर मान लो ये 400 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता है, 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना यहाँ पे रेवेन्यू, तो इसका कितना हो जाएगा, 4000 रुपये हो जाएगा। 400 इंटू 10 करोगे तो 4000 हो गया ना, बचा कितना, 1000 रुपये। 1000 रुपये में कितने प्रोड्यूस कर सकता है ये, कितना करेगा, 50। सही बात है ना। यहाँ पे अगर मान लो 300 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, Y1 को डिक्रीज कर रहा है और Y2 को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत सारे वो क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन से उसको कितना मिल रहा है, 5000 रुपीज, 5000 मिल रहा है ना। तो ऐसे अपन जब इन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करेंगे तो अपन की लाइन प्राप्त होगी जिसको अपन क्या कहेंगे, आइसो रेवेन्यू लाइन। क्या कहेंगे, आइसो रेवेन्यू लाइन, यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो गई आपकी आईसी रेवेन्यू लाइन। तो यहाँ पे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है बनाएगा, और एक मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि केवल और केवल Y1 का प्रोडक्शन करता है तो 500 इसकी, और Y2 अगर प्रोडक्शन करता है तो 250 इसकी यूनिट जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, और वो यहाँ पे इस तरीके से अपन कर ले, जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ये सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पे जो लाइन है, ये लाइन क्या नहीं है समझ में सुमित, ये आईसो रेवेन्यू लाइन की बात कर रहे हैं अपन। आईसो रेवेन्यू लाइन की बात कर रहे हैं, आइस रेवेन्यू लाइन की बात कर रहे हैं, उसमें अपन ये कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो फार्मर है, वो ये चाह रहा है कि मैं Y1 और Y2 का क्या करूं, प्रोडक्शन करूं, और दोनों के प्रोडक्शन से मुझको जो रेवेन्यू मिले, जो मेरे को प्रॉफिट मिले, वो कितना मिले, 5000 रुपीज का मिले, 5000 रुपये उसको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो Y1 और Y2 का जो प्रोडक्शन करता है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी जो अपन ये मान रहे हैं कि केवल और केवल अगर वो केवल और केवल Y1 का प्रोडक्शन करता है, दोनों के अपन ने प्राइस बता रखी है कि एक यूनिट की प्राइस क्या है, 10 रुपए है Y1 की। अगर केवल और केवल वो Y1 का प्रोडक्शन करना चाहेगा तो वो कितनी यूनिट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको 500 यूनिट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक यूनिट की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किसका कर रहा है, Y1 का कर रहा है। तो उस कंडीशन में Y2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको जो मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है वो कौन, कितने, 5000 मिल रहा है, जो उसको मिल गया इस कॉम्बिनेशन से। दूसरा कॉम्बिनेशन वो देख रहा है कि वो 400 यूनिट Y1 की करेगा और Y2 की कितनी करेगा, 50। ऐसे वो कुछ यूनिट प्रोड्यूस करेगा। एक कंडीशन आएगी Y1 का क्या हो जाएगा, जीरो, और Y2 की वैल्यू कितनी है पर यूनिट, 20 है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 250 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। वहां से उसको यहाँ पे भी उसको जो है कितना मिलेगा, 5000 रुपीज मिलेगा। हर एक कॉम्बिनेशन से उसको जो रेवेन्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5000 रुपीज ही मिलेगा। तो जब इन सभी डेटा को अगर अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक लाइन अपन से ड्रॉ होती है, एक लाइन बनती है, उस लाइन को अपन क्या कह रहे हैं, आइसो रेवेन्यू लाइन कह रहे हैं। एक कर्व मिल रहा है जिसको आइसो रेवेन्यू कर्व कह रहे हैं, जो जो Y1 और Y2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, बता रहा है। भाई अपन ने आइसो कोस्ट लाइन पढ़ी थी, उसमें भी अपन ने क्या बताया था, वहां पे X1 और क्या था, X2 था, है ना। तो वहां पे कॉस्ट की बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे अपन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो अपन रेवेन्यू की बात करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, आइसो रेवेन्यू लाइन। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आइसो रेवेन्यू लाइन रिफर्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, जैसे क्या है Y1 एंड Y2 दैट यील्ड द इक्वल रेवेन्यू और इनकम। बस आपको यहाँ तक लिखना है। ये मैंने एग्जांपल बता दिया है कि Y1 और Y2 की कितनी है, 10 रुपये, 20 रुपये है, 5000 रुपये प्रोड्यूस करना चाहता है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसका कोई भी यहाँ पे अब आपको बनाना नहीं। ठीक है ना, ये बात हो गई। आगे क्या है, ठीक है, वो लिख लो आप आइस, ये लिख लो आप आइसो रेवेन्यू लाइन, है ना। और डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो ये क्या करोगे इसका, ऐसा ऐसा करना आप, है ना। ग्राफ बना लेना, ये कांस्टेंट रेट है तो कांस्टेंट रेट के अंदर आप क्या स्ट्रेट लाइन बना लेना। इंक्रीजिंग रेट के साथ में आपको पता ही है कॉनकेव वाला बनाना है, और डिक्रीजिंग रेट वाला जो है आप उसको यूं इस तरीके से कॉन्वेक्स बना लेना। तो लिख भी लेना, स्ट्रेट लाइन, ये कॉनकेव हो ही जाएगा और ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये लिख लेना आगे, इन कॉमन इन एग्रीकल्चर, मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर। कौन सा, क्या अभी तो बताया है कौन सा, मोस्ट कॉमन इन एग्रीकल्चर।
अरे यार मोहित, बात ऐसी है, आप कह रहे हो कि पहले कॉनकेव मिला था, इसमें स्ट्रेट लाइन मिला है, तो बात ये है कि जो प्रोड्यूसर है ना, बस अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में, मनोज चिंता मत करो। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये आप ऐसे क्यों लेते हो आप इंडिविजुअली है कि सर ये स्ट्रेट आ गया, ये कॉनकेव आ गया, कॉन्वेक्स आ गया। ये जो है, ये जो थ्योरीज दी गई है या कोई प्रिंसिपल दिया है या कोई आपको कोई भी लॉज वगैरह दिया है, तो आप उसको अपने ऊपर लेकर के ऐसे अकेले के ऊपर मत देखा करो। उसको समझा करो कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है ना। ये आपके अकेले के हिसाब से थोड़ी दिया गया है भाई। जो लॉ ऑफ डिमांड है या लॉ ऑफ सप्लाई है या लॉ ऑफ रिटर्न है, बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं, तो किसी को एक को तो देख के दिया थोड़ी गया है, यानी पूरा ओवरऑल देखा जाता है, उसके ऊपर काफी स्टडी की जाती है। कोई नई वेरायटी रिलीज की जाती है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में निकाली जाती है, वो पहले उसको जो है आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च जो होता है ना, जो केवीकेज होते हैं वहाँ पे उसका पहले ट्रायल किया जाता है, पहले उसका वहाँ प्रोडक्शन देखा जाता है, फिर उसको अलग अलग लोकेशन, अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर वहाँ पे उनको प्रोडक्शन करके देखा जाता है कि यार इसका प्रोडक्शन सबसे बेस्ट कहाँ पे है, किस क्लाइमेट के अंदर सुटेबल है, उसके हिसाब से फिर उसको रिलीज किया जाता है। फिर अब आगे वो गवर्नमेंट के अंदर फिर प्रोडक्शन के लिए, फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, बायर्स है, मॉन्सेंटो, बहुत सारी कंपनीज है, उनको दिया जाता है। तो ऐसा थोड़े कि वो एक ही दिन में प्रोडक्शन आया और एक ही दिन में आपने उसको भेज दिया कि हाँ ठीक है गंगानगर में ये इसका प्रोडक्शन होगा, जरूर थोड़े क्या। अब आप गंगानगर में जाकर के जीरा लगाओ, जीरा हो जाता है, तो वो जैसलमेर क्या बोलते हैं जालौर में होगा तो वही जालौर में होगा, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन वो सूट करती है। ऐसा है, तो आप ऐसा मत देखा करो कि ये अपने, हो सकता है ये जो दिया गया है वो पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए दिया गया हो है, ये इसको ओवरऑल इंडिया के अंदर पहले अलग सिस्टम चलता था, आज कुछ अलग है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो आपको सर ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा है। पहले जो है सब कुछ, आप देखो, आप जितने भी त्योहार है ना, केवल फैशन हो गया आजकल, फैशन ही हो गया आजकल। पहले पैसे नहीं चलते थे तो पंडित जी जब आते थे तो उनको बैठ के कुछ हवन ववन कुछ भी करते थे, तो आज हर चीज के लिए 100 रुपये मांगता हो, और बड़े आप, हाँ वो मांगता है, वो देते हो, आप कपड़ा देते हो उसको है ना, बहुत सारे वो मूंग भी लाओ, दाल भी लाओ, चने की न ये न वो न, हल्दी लाओ, मिर्ची लाओ, बहुत सारे वो बनवा लेगा, हर एक पे 10 10 20 20 50 50 रुपए रख दो, ठीक है, ऐसे सब कुछ करवाएगा वो है। दुनिया भर के कपड़े ले लेगा आपसे। पहले था कैसा, कुछ नहीं था, अभी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अच्छा आपने ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया है, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा सिस्टम है। तो ऐसा तुम, हाँ नेक्स्ट, हाँ यार नेक्स्ट चलो, ये हो गया है ना, इसको कुछ नहीं करना आपको, ये लिख लो ऐसे रेवेन्यू लाइन। और देखो हर एक चीज को समझाने के लिए ना टाइम बहुत लगता है ना, तो आप अभी इतना इतना समझ लो, और किसी को अगर और एक्स्ट्रा समझना है तो मेरे मोबाइल नंबर है, आप मेरे को कभी भी आप हो तो मुझे कॉल कर लेना, है ना, आपको एक्स्ट्रा समझना हो तो, ठीक है ना, ऐसा। क्या नहीं दिख रहा, लिखो इसको, लिखो फटाफट लिखो। हो गया एक, हाँ नितिन, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा करो तब बताएंगे, अपन अभी अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। आइसो रेवेन्यू लाइन का स्लोप क्या बताता है, जैसे आइसो क्वांट का एमआरटीएस बताता है ना, आइसो क्वांट का एमआरटीएस था, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एमआरपीएस था। आइसो कोस्ट लाइन वहाँ पे क्या बता रहा था, इन्वर्स प्राइस रेशियो बता रहा था, तो यहाँ पे भी क्या बताएगा, इन्वर्स प्राइस रेशियो बताएगा, किसका, प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट का। जैसे ₹10 और ₹20 बताया ना, वैसे यहाँ पे Py1/Py2 बताएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आगे देखेंगे पर अभी, है ना। जैसे फैक्टर फैक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने क्या कहा था, क्या कहा था, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आया था, जहां पे अपन कह रहे थे एमआरटीएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, था कि नहीं वहां पे। वैसे यहाँ पे एमआरपीएस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो होगा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेगा, वहां पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहाँ कहाँ पे था, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे, ठीक ना। ठीक है, चलो आगे चलो, ये आप बना लो, है ना, ये y1 है, ये y2 है ना, और यहाँ पे
ये जो इसका स्लोप है वो क्या बताएगा आपको, इनवर्स प्राइस रेशियो बताएगा। इसका जो स्लोप हो क्या बताएगा, स्लोप, स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन, स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू लाइन क्या बताएगा आपको, इनवर्स प्राइस रेशियो। वेरी गुड, सब गड़बड़ हो गया। क्या बताएगा, पी वाई टू, है ना, पी वाई टू अपॉन पी वाई वन। क्या दिक्कत है, ये उनको दिख रहा है क्या, ऑनलाइन चल रहा। अरे इतना अच्छा तो लग रहा है लाल पेन। ठीक है ना, तो ये इसका जो स्लोप है आपको क्या बता रहा है, आपको क्या बताएगा, इनवर्स प्राइस रेशियो, है ना। ठीक है ना, आ गया। ठीक है, ये बना लो फटाफट, लिख लो। अरे बोर्ड ही दिखना चाहिए, मेरे को देख के क्या करोगे। हाँ, अभी टॉपिक अब एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, फाइनेंस वाला टॉपिक पढ़ाएंगे अब पैसा पैसा चलेगा है। बस अभी 2-5 मिनट का हो रहा है, उसी में ही सब इसी में ही है। हो गया ना, इसका स्लोप हो गया ये, है ना, इनवर्स प्राइस रेशियो हो गया। चलो लिखो लिखो फटाफट लिखो। अब आपको ध्यान आ गया कि आइसो क्वांट कर्व से क्या मिलेगा आपको, एमआरटीएस, है ना। आइसो क्वांट कर्व का स्लोप क्या बताएगा, एमआरटीएस, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पीएस, एमआरपीएस। ठीक है, आइसो कोस्ट लाइन का स्लोप क्या बताएगा, इनवर्स प्राइस रेशियो, किसका, फैक्टर्स का, किसका, फैक्टर का, क्योंकि वहाँ फैक्टर फैक्टर की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे आइसो रेवेन्यू लाइन में, तो इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलो, अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, ऑप्टिमम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही ना, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सब कुछ भी ध्यान नहीं रखना, क्या याद रखना है, एम आर पी एस, एम आर पी एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो। ठीक है, ये एमआरपीएस किससे मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, उसी से मिलेगा। ये किससे मिलेगा, आइसो रेवेन्यू लाइन से, इसी से मिलेगा। और एमआरपीएस ऑफ Y14 Y2 ये है, तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा Y2 अपॉन डेल्टा Y1 इज इक्वल टू प्राइस रेशियो PY1 अपॉन PY2। बस ये हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट की बात जो करेंगे ना, ऑप्टिमम आउटपुट की बात करेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन कौन सी है, ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये लिख लो आप बस। लिख लो ये लिख लो बस, कुछ नहीं लिखना, हो गया बहुत। कल क्लास होगी क्या, क्यों कल क्या भारत पाकिस्तान का मैच देखोगे क्या, कल क्लास होगी, है ना। देखते हैं, देखने को तो, पर क्या, पढ़ लेना बाद में देख लेना ना, ये कुछ नहीं लिखना रे, है ना, ये लिख लो आप, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन कौन सी है और इसको याद रखना, ध्यान रखना। ये नहीं चलेगा क्या, फिर रहना तो क्या जरूरत है, ये दिख रहा है। हो गया, चलो ये सब उसी के बारे में है, तो छोड़ो, अब आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा। अब जो तीनों रिलेशन पढ़े थे ना अपन ने, फैक्टर प्रोडक्ट, फैक्टर फैक्टर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इन तीनों का अपन ने टेबल की फॉर्म में क्या क्या एक अपन ने सारांश निकाल लिया है।
ठीक है, तो ये देख लो सिंपल सा है, फैक्टर फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर अब रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा। इट कंसर्न विद रिसोर्स यूज इफिशियंसी, वहां पे अपन बात कर रहे थे वाई फंक्शन x1 बार x2 अप टू xn, ये बात कर रहे थे ना। तो अपन वहां पे क्या कह रहे थे कि ये जो इनपुट्स हैं जिसमें एक क्या होगा वेरिएबल, बाकी के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। इनको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है और मैक्सिमम आपको क्या लेना है, आउटपुट लेना है। तो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी जो है, कम से कम इनपुट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लेना था, आउटपुट लेना था। तो वहां पे ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर अपन क्या बात कर रहे थे, रिसोर्स का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, किसका, x1 का और x2 का, देख रहे थे ना, देख रहे थे, याद है कि नहीं। एक्स और एक्स टू कॉम्बिनेशन देख रहे थे फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट वाई। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जस्ट अभी अपन ने देखा है कि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्स का लोकेशन कर रहे हो। रिसोर्स का लोकेशन इस तरीके से कर रहे हो कि आपको मैक्सिमम क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। रिसोर्स का लोकेशन कर रहे हो ना, तो वहां पे क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स है वो क्या है आपके पास में, लिमिटेड लिमिटेड है, और या फिर कह सकते हैं फिक्स है या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जो डिसीजन प्रॉब्लम थी, है ना, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या थी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस, और यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे थे अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम इनपुट टू यूज एंड ऑप्टिमम आउटपुट टू प्रोड्यूस। ऑप्टिमम इनपुट टू यूज एंड ऑप्टिमम आउटपुट टू प्रोड्यूस। अपन जो है इनपुट से मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे लेना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर अपन क्या देख रहे थे, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस जो है ना y1 और y2। ठीक है, यहाँ पे जो चॉइस इंडिकेटर है, चॉइस इंडिकेटर का मीनिंग क्या है, चॉइस इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है सर, चॉइस का तो नहीं पता है ना, चॉइस को तो निकाल दो, ये वर्ड जो है सुना सुना है, ये तो सर सुना है खूब है, हमारी चॉइस है, ये इंडिकेटर है, इसका मीनिंग आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, इसका क्या है, संकेतक। कहाँ पढ़ा है, सोइल साइंस में। सोइल सोइल साइंस में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लेबोरेटरी के अंदर आप ट्राइटेशन किए होंगे, आपने किए होंगे तो, है ना। तो वहां पे आप क्या है कि कोई रिएक्शन है उसको कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, है ना, आप उसको कंटिन्यू शेकिंग करते रहते हो, है ना, स्टैंड पे वो लगी रहती है ना, यहाँ पे वो पिन लगी रहती है, इसको आप जो है दबा के रखते हो। ठीक है, और यहाँ से बूंद बूंद करके आपका जो जो भी आप ट्राइटेशन कर रहे होते हैं उस समय जो है रिएक्शन हुई कि नहीं हुई उसको बताने के लिए अपन इसके अंदर क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं, जहां से अपन को पता लग रहा है, जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है अपन समझ जाते हैं कि रिएक्शन क्या हो गई है, अब कंप्लीट हो गई है। तो वैसे ही यहाँ पे चॉइस इंडिकेटर जो है काम में लिया जाता है। तो फैक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्राइस रेशियो है। प्राइस रेशियो किसका, इनपुट का और आउटपुट का। जबकि यहाँ पे फैक्टर फैक्टर के अंदर किसका है, सब्स्टिट्यूशन रेशियो और प्राइस रेशियो। सर ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रेशियो क्या था, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जहां पे अपन फैक्टर्स को क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन रेशियो हो गया कौन सा, एमआरटीएस। प्राइस रेशियो जो है ये हो गया, प्राइस रेशियो क्या था, पी एक्स वन अपॉन पी एक्स टू, ये था। जब ये दोनों बराबर थे तब अपन को समझ में आ गया कि फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप के अंदर जब एमआरटीएस और प्राइस रेशियो जब इक्वल होंगे तब लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा और कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे चॉइस इंडिकेटर का पता लगेगा कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे एमआरपीएस इज इक्वल टू क्या है, प्राइस रेशियो ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे चॉइस इंडिकेटर सब्स्टिट्यूशन रेशियो किसका, प्रोडक्ट का, और प्राइस रेशियो जो है किसका, प्रोडक्ट का। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब अपन इक्वेशन देख रहे थे तो यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर क्या था, वेरिएबल था, बाकी सारे फिक्स थे। तो वही है सिंगल वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, सिंगल वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे क्या है, आउटपुट इज कांस्टेंट। अपन क्या कर रहे थे, x1 और x2 की डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले रहे थे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, सेम लेवल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे ना। तो आउटपुट क्या है फैक्टर फैक्टर के अंदर, कांस्टेंट, जबकि इनपुट की क्वांटिटी क्या आपके पास में, वेरिएड, आपके पास में अनलिमिटेड क्या है, इनपुट है। उन इनपुट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि कम से कम कॉस्ट में मेरे को वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इनपुट इज कांस्टेंट एंड आउटपुट आर वेरिड। यहाँ पे इनपुट जो था अपने क्या कहा, लिमिटेड है या फिर कांस्टेंट है, जबकि आउटपुट जो है आप क्या लेना चाहते हो, मैक्सिमम लेना चाहते हो, ताकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। एक और बचा है लास्ट में क्या,
यहाँ पे जो अपन देखते हैं प्रिंसिपल कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपन ने पढ़ा है उसके अंदर वो बताता है कि फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर अपन ने थ्री स्टेज पढ़ी है ना, अरे पढ़ी है ना, ये पढ़ा है ना अपन ने, टीपीपी एमपीपी एपीपी। वो यहाँ से पता लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये अपन ने पढ़ा नहीं है पर अपन ने देखा है कि ये कांस्टेंट भी होता है ना, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर फैक्टर के अंदर था, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे अपन ने पढ़ा था क्या, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया, ये आप टेबल बना लो, कई बार एग्जामिनर जो है इस टेबल से ही पूछ लेता है। अच्छा, फटाफट उतार लो, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे रजनीकांत फटाफट एक बार देख के फटाफट लिख लेता है ना, वैसे। जबान नहीं चलाना, हाथ चलाना फटाफट। प्रदर्शित करना, अच्छा चॉइस इंडिकेटर के बारे में कह रहे हो क्या, संकेतक कहते हैं ना जिसको, चॉइस इंडिकेटर। इसका हर एक चीज जो है ना, हर एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान में आपको रखना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है, क्या डिसीजन प्रॉब्लम है तीनों में ये वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे चॉइस इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आपको। जनरली चॉइस इंडिकेटर इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट का और फैक्टर फैक्टर का ही पूछते हैं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा खास है नहीं, इसके अंदर तो आपको वैसे पता है कहाँ पे जो है फैक्टर कांस्टेंट होंगे और कहाँ पे आउटपुट कांस्टेंट होगा। बस एक याद रखो, बाकी सब आप ध्यान में आ जाएगा। संडे को टेस्ट नहीं होगा, है ना, ठीक, वेरी गुड। हाँ मेजर होगा, पहले ये उतारो। लाइट कहीं तो बंद हो गया है, इसको चालू करो सामने। अब नया टॉपिक चलेगा तो टाइटल कैसे चेंज होगा। हम्म? कितना टाइम है, टाइम तो यार अभी अभी होगा टाइम तो, अभी तो आधा घंटा बाकी है। हम्म? हाँ ये हो गया टॉपिक पूरा, चलो कोई ना, कल कर देना है, आज तो रहने दो। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, चले आगे।
कल से चला देना, आज थ्योरी बता दो। हाँ, आज थोड़ा समझा देता है क्या ये फाइनेंस क्या है। अब कुछ लोग जो है इसको फाइनेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसे फिनेंस बोलते हैं ना। जैसे विटामिन होता है ना, विटामिन, अलग अलग देशों में लोग विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, अलग अलग। पर आप जैसे बोल लो वही ठीक है। लगता है तुम आज यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये, है ना। ये मतलब ये तीनों ही, है ना, ये वाला ध्यान रखना है। डिसीजन प्रॉब्लम है, एग्जामिनर के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यार ये दे दो। उसके बाद में ये देखता है कि यार मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, है ना। अगर ये तीनों रिलेशन न पढ़ा करके डायरेक्ट ये बता दिया जाता तो आज याद हो जाता, रटा देता मान लो। पर वो एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज हो जाते। अब आपको ये पता है कि हाँ ये तो पढ़ा है, इसमें ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा, बस। आज तो आप लोग, क्या ये आवाज किसकी आती है? ऐसे करते हैं, ऐसे ही। अच्छा, फेवरेट टॉपिक है क्या? अच्छी बात है फिर तो। चले, लिख लिया तूने तो उसके लिख दे फटाफट। धीरे लिखती है। आने वाले टाइम में ये पेन नोटबुक इसका क्या काम है? कोई काम नहीं होगा, सब बंद हो जाएंगे। नोटबुक है, आप रजिस्टर बनाते हो, लिखते हो, पेन, ये क्या मतलब है? सब सब बंद हो जाएंगे सब आने वाले टाइम में। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। चले, ये पीडी भी है, ये पढ़ भी अच्छे अच्छे रख रखा है पहले। अच्छा, अच्छी बात है सर। इंग्लिश पर पकड़ कैसे बनाए? नेक्स्ट स्लाइड सर। देखो बात ऐसी है मनोज, मेरी बात सुनो। मैं खुद है ना, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। बात ऐसा समझना इस बात को। और जब हम ट्वेल्थ पास करके, ट्वेल्थ तक हम ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, बहुत बुरी हालत थी उन स्कूलों की, जहाँ टीचर पढ़ाते नहीं थे, है ना। हम टाइम पास करते थे, कभी कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वो क्या है कि जैसे होता है ना कि आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको पता है। अब हम यूजी में आईसीआर से चले गए, वहाँ पे हिंदी अलाउ ही नहीं थी बिल्कुल, लिखना ही नहीं है हिंदी। बोल सकते हो भले बोलो, टीचर से बात करो भले बात कर लो, लेकिन एग्जाम में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी का तो एक वर्ड भी यूज नहीं करना। अब वहाँ पे ये समस्या आ गई, अब क्या करें? फिर सीनियर किस काम के थे? सीनियर ने रैगिंग लेना शुरू किया। तो रैगिंग में वो क्या करते थे कि टाइटल बता,
क्रेडिट आवर्स क्या है, क्रेडिट टाइटल क्या है, उसका कोर्स कंटेंट क्या क्या है, और हर एक टॉपिक की डेफिनेशन पूछते थे। तो सब चीज़ रट ली हमने, और जब देखा धीरे 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 प्रैक्टिस करी, टेंस पढ़े, धीरे धीरे सब समझ में आ गया। और उसके बाद फिर जो है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लिखने की। और जब से 2007 2000 मतलब 7 में जब 12वीं पास करी थी ना, उसके बाद तो सारा एग्ज़ाम फैग्ज़ाम सब जो भी है वो सब इंग्लिश में हो रहा है। तो धीरे धीरे आदत पड़ गई है ऐसा है। अब पकड़ बनाने के लिए आप ऐसे कहोगे कि साहब एक दिन के अंदर जो है मेरे एथलेटिक के अंदर सरसों उग जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप फिलहाल जो मेहनत है वो किसकी करोगे, प्री पीजी निकालने की, है ना। इंग्लिश अभी आप सोचो कि यार अभी इंग्लिश थोड़ा अच्छे ही कर लें, तो वो हो नहीं पाएगा, अभी टाइम आपके पास में कम है। तो आपकी जो इंग्लिश है वो केवल और केवल सब्जेक्ट की अच्छी कर लो, है ना, बाकी और तो छोड़ दो। चलें आगे। कई सारे फैक्टर हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिला, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ठीक है। अब इसको समझो। चुप रहा है कि? अब देखो, सुनो सुनो, इधर सुनो, ध्यान सुनो। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले इस एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है, एक तरफ कौन है, फार्मर है, दूसरी तरफ कौन है, कंज्यूमर है। ठीक है, फार्मर है, फार्मर को क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए, इनपुट्स। अब अपन बहुत टाइम पहले चलते हैं, है ना, आज़ादी से पहले काफ़ी टाइम पहले चलते हैं। तो जो फार्मर्स हैं वो अपने जो इनपुट्स हैं, जो भी इनपुट्स काम में आते थे, वो मार्केट से थोड़े परचेज करता था। मार्केट थोड़े था उनका उस समय इतना, इनपुट्स का मार्केट था क्या? हाइब्रिड सीड मिलते थे क्या? नहीं था। आज़ादी से पहले, काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहे हैं अपन, सीड जो है मार्केट में नहीं थे। फार्मर जो प्रोडक्शन करता था उसको ही अगले साल जो है अपने फील्ड में सोइंग कर देता था। कोई भी प्रकार के फर्टिलाइजर नहीं थे, ठीक है, ना कोई केमिकल था, ना कोई मशीनरी थी, कुछ था क्या? कुछ नहीं था। तो फार्मर जब भी कोई भी एक्टिविटी करता था, जैसे सपोज करो पहले जो है प्रिपरेटरी टिलेज करता, है ना, प्रिपरेटरी टिलेज अपने फील्ड को तैयार करता था। तो तैयार करने के लिए क्या काम आता था? बुलक, बुलक लेबर काम आता था। बुलक लेबर काम आता था, प्रिपेयर डिटेल अच्छे से करता था, फैमिली के अंदर जो फार्मर है वो आराम से। उसके बाद में सोइंग, तो सोइंग में भी क्या काम आता था? बुलक, बैल से ही क्या करते थे? सोइंग करते थे। उसके बाद मान लो इंटरकल्चर करना हो, है ना, तो इंटरकल्चर भी किससे करते थे? वो बुलक से। बुलक से इंटरकल्चर हो जाता था आराम से, ठीक है। और अगर मान लो इंटरकल्चर के अंदर जैसे कोई ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर बुलक से नहीं हो सकता था, जैसे कोई भी हो, है ना, केमिकल स्प्रे वगैरह तो कुछ था नहीं, वीड का अगर वो करना था तो मैनुअली जो है फैमिली का मेंबर लगता था और उसको निकाल देता था, ये हो गया। अगर मान लो इंटरकल्चर के बाद में इरिगेशन करना हो तो इरिगेशन भी किससे करते थे? बुलक से। मोटर वाटर पंप कुछ था नहीं, समरसेल मोटर पंप वगैरह कुछ था ही नहीं ना। तो क्या होता था कि आपने सुना होगा चड़स सिस्टम चलता था पहले, चड़स सिस्टम। ये कुआं था, इस कुएं के अंदर यहाँ पे एक रस्सी से यहाँ पे बैल है ना, और यहाँ पे चड़स बंधी हुई होती थी, है ना, चमड़े की। तो वो कुएं के अंदर जाती थी, कुएं के अंदर पानी भरती थी, बैल इसको आगे लेके जाता था, है ना, और यहाँ पे, है ना, इसको खाली करते थे, यहाँ से होता हुआ फील्ड में पानी चला जाता था। तो इरिगेशन भी जो करते थे वो किससे? बुलक लेबर से करते थे। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, केमिकल वगैरह कुछ था नहीं तो ये होता था नहीं। उसके बाद में कोई भी हार्वेस्टिंग वगैरह करनी हो, है ना, तो हार्वेस्टिंग जो है कौन करेगा? फार्मर खुद मैनुअली करेगा। और अगर लेबर की जरूरत पड़ेगी, बुलक लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो बुलक लेबर काम में आ जाता था। थ्रेसिंग करनी हो तो क्या होता था? पहले थ्रेसिंग जो है बुलक लेबर को उसके ऊपर चलाते थे। कोई भी प्रोड्यूस होता था ना, जैसे पेडी है, पेडी से धान बनाना हो, वीट है, ये बार्ले है, या जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके ऊपर क्या है, जो बुलक लेबर है उसको चलाते थे और मैनुअली जो है उसको साफ करके और निकालते थे। तो यहाँ पर भी क्या काम आ रहा था? बुलक लेबर काम आ रहा है। खेत से घर पे लेके जाना था, अपने घर पे होम पे, तो भी बुलक लेबर। घर से मार्केट में लेके जाना था तब भी बुलक लेबर आ गया। तो सबके अंदर अपन क्या देख रहे हैं? बुलक लेबर काम आ रहा है। और बुलक को क्या चाहिए था? बैल को चारा। बुलक को क्या चाहिए था? चारा। और चारा तो जब इतना प्रोडक्शन कर रहे हो तो चारा तो उसको आराम से मिलता था। तो किसान को, फार्मर को पैसे की जरूरत पड़ती होगी, पड़ती होगी। तो एक तो बुलक खरीद ले,
जो उसके पास में प्रोडक्शन की एक्टिविटी में काम आ जाए। फैमिली के अंदर पहले बहुत सारे मेंबर्स होते थे, 10-10, 15-15 पैदा होते थे, तो बाहर से लेबर लगाने की जरूरत नहीं होती थी। और पहले क्या होता था कि यार ऐसा कर कि आज मेरे काम है, आज मेरे काम कर दे, कल जो है मैं तेरे फील्ड में काम कर लूंगा। ऐसा होता है गाँव में, आज भी ऐसा होता है। तो ये सब सिस्टम चलता था। पैसे की जरूरत कहाँ पड़ती थी? पैसे की जरूरत उनको पड़ती नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह था नहीं, सब काम बुलक से होते थे। कुछ था क्या? नहीं, पैसे की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो अब क्या है कि इन सब एक्टिविटीज को है, जो कोई भी ना तो केमिकल है, ये कुछ भी नहीं है, मशीनरियाँ नहीं है, ये सब सारी चीजें थी नहीं, फर्टिलाइजर वगैरह सब। तो पैसे की जरूरत बहुत कम थी। और जरूरत पड़ती थी ना, जरूरत कब पड़ती थी? कि सब कुछ हो गया और आउटपुट मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया, फ्लड आ गया, ड्रोट हो गया, या कुछ भी हो गया हो, उसकी वजह से क्या हो गया? प्रोडक्शन खत्म। और प्रोडक्शन खत्म हो गया तो उसके पास में अर्निंग का जो सोर्स था केवल और केवल क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? प्रोडक्शन नहीं होगा पैसा, तो पैसे की जरूरत तो और दूसरे काम थे वो उनमें भी पड़ेगी, पड़ेगी। तो उसके लिए वो क्या करते थे? उसके लिए क्या करते थे? वो मनी लेंडर के पास जाते थे। जो व्यापारी होते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, साहूकार होते हैं, पाउंड ब्रोकर वगैरह, है ना, वेयर हाउस के अंदर, सॉरी, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनके पास से। तो ये क्या करते हैं कि इन लोगों से ये क्या करेगा, इन्होंने पैसा ले लिया, और ये पैसा जो देते हैं हायर इंटरेस्ट पे देते थे। तो वो आप अपन जो है आगे पढ़ेंगे इसको कि नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, है ना, वहां पे इसको और अच्छे समझेंगे। अभी इतना समझो कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना, जिसके अंदर किसकी जरूरत पड़ रही है? उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो धीरे धीरे धीरे, पहले पैसा था नहीं, रुपीज पहले चलते थे नहीं, पहले बार्टर सिस्टम चलते थे। बार्टर सिस्टम के अंदर वस्तु विनिमय होता था। वस्तु मतलब एक जो कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई है चाहिए होता था तो एक्सचेंज कर लेते थे। धीरे धीरे जो है सिक्के चले, कॉइन चले, फिर नोट चलने लग गए, उसके बाद में आपकी डिजिटल करेंसी आ गई, है ना, गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी है। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता जा रहा है, उसको बाद में देखेंगे। तो अपन क्या कह रहे हैं? इसकी जरूरत पड़ रही थी, किसकी? पैसे की। पैसा कहाँ से मिल रहा था? इनकम इनसे मिल रहा था। ये हायर इंटरेस्ट क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर जो है किसका क्या कर दिया? बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, 14 बड़े बैंकों का। ठीक है। तो समस्या ये थी कि यहाँ पे जो है रिस्क बहुत ज़्यादा थी। प्रोडक्शन जो है कभी भी जीरो हो सकता था या कम हो सकता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसके अंदर। तो जो फार्मर है जिसने इन लोगों से पैसा लिया है, उसको चुकाने के लिए उसको और ज़्यादा फिर क्या कर्ज में लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था। और सारा का सारा जो पैसा है ना, वो जो है इनको देने में चला जाता था। तो फार्मर्स के पास में जो भी एक्टिविटीज़ करनी थी उसके लिए फिर से वो क्या करता था? क्या करता था? पैसे कहीं और से व्यवस्था करता था। अपनी रिक्वायरमेंट जो उनको पूरा करने के लिए कहीं और व्यवस्था करता था। तो धीरे धीरे जो फार्मर है ना इस ट्रैप में फंसे चले गए। उसके बारे में आगे अपन बात नहीं करेंगे। नेशनलाइजेशन होने के बाद में फिर भी देखा गया कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये देखा गया कि नेशनलाइजेशन कर दिया, फिर भी जो बड़े बड़े जो बैंक्स थे, है ना, उन्होंने फार्मर्स को पैसा नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि रिस्क क्या थी? बहुत ज्यादा थी। अब इस रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, क्रेडिट क्लासिफिकेशन के अंदर क्रेडिट पढ़ेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं, और भी दूसरे मेजर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो बात अपन ने एग्रीकल्चर की कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे की जरूरत जो है कहाँ से पूरी करेंगे? या तो मनी लेंडर, या अपने को रिश्तेदार या व्यापारी वगैरह जो वो पैसा देंगे, या फिर कौन देगा? बैंक देगा। कौन देगा? बैंक देगा। और बैंक जो है, एक कोई व्यक्ति है वो सीधा बैंक के पास गया और बैंक को जाकर के बोलता है साहब मुझे तो इतने पैसे दे दो। तो बैंक क्या करेगा? दे देगा पैसे? देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या करेगा? सबसे पहले डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज करेगा। डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज करेगा। वो देखेगा कि जो फार्मर है, ये जो व्यक्ति है, वो क्या प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, कमोडिटी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है ना। वो देखेगा सीरियल है कि पल्सेज है कि ऑयल सीड है या कोई केस क्रॉप है। उसके आधार पे क्या करता है? वो उसका वैल्यूएशन करता है और उस आधार पे उसको क्या देता है? लोन देता है। तो ये जो जो उसको पैसा लेना था बैंक से, तो इजीली उसको मिलता नहीं है। पैसा जो मिलेगा उसको बैंक के द्वारा, वो काफ़ी सारे, वो एक बार सर्वे करेगा, फील्ड क्रॉप देखेगा, उस फार्मर का जो है वो देखेगा। आपने पढ़ा होगा क्या क्या? 3R, 5C और 7P, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी सब चीज़ों को देखने के बाद ही क्या करते हैं? इसको पैसे देता है। और इसमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। और टाइम इतना लग जाता है कि उसका जो सीजन है वो ना चला जाए, इसके लिए वो क्या करता है कि इन लोगों से पैसा ले लेता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए। तो बात ऐसा है कि हम्म, ठीक है। तो ये सब सारा सिस्टम जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आया, और ये काफ़ी टाइम पहले। आपने देखा होगा बैंक की हिस्ट्री जब अपन देखेंगे ना,
बैंक की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान था कोलकाता के अंदर, है ना, बहुत पुरानी बात है, 1800 की बात है ना। धीरे धीरे फिर जो है 1809 के अंदर, फिर 1840 के अंदर, फिर 1843 के अंदर, है ना, बैंक आए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, है ना, ये आए, इनको मर्ज किया 1921 के अंदर, इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, है ना, 1921 के अंदर। फिर इसका रीनेम कर दिया 1955 के अंदर, इसका नाम कर दिया एसबीआई। क्या कर दिया? एसबीआई। तो ये ऐसे बैंक के अंदर चल रहे थे, रेवोल्यूशन चल रहे थे, गवर्नमेंट आ रही थी, जा रही थी, चेंजेस करे जा रहे थे, हैं। 1935 के अंदर, 1934 के अंदर क्या आया? आरबीआई का एक्ट आया 1934 के अंदर, और 1935 के अंदर क्या कर दिया? क्या कर दिया? इसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। क्या कर दिया? एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। हाँ, 3 आर था ना, 3 आर था, अपने अब पढ़ेंगे अपन, है ना, 1935 के अंदर। अब आप देख लो कि 1935 के अंदर जो है आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। अभी भी एक बैंक ऐसा था, प्राइवेट बैंक था, और ये जो आरबीआई था, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता था, है ना। कंट्रोल कौन करता? आरबीआई करता था। बहुत सारे बैंक थे, वो सारे के सारे क्या थे? प्राइवेट बैंक थे, बहुत सारे बैंक थे, सारे सारे कैसे थे? प्राइवेट बैंक थे, और इनकी मनमानी चलती थी। इसको देखते हुए 1949 के अंदर क्या कर दिया? इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। 1949 आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद 1947 के बाद, है ना, इसका क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया। अब ये नेशनलाइज कर लिया, इसको पूरा गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ले लिया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ले लिया। लेकिन ये जो बैंक थे, ये अभी भी पैसा नहीं दे रहे थे, किनको? फार्मर्स को नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि रिस्क क्या होती थी? बहुत ज़्यादा होती थी, रिस्क बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन कर दिया। कितना? 14 जो बड़े मेजर बैंक थे उनको नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर आपने देखा होगा 1975 के अंदर क्या आ गया? आरआरबी आ गया। फिर 1980 के अंदर 6 जो और मेजर बैंक बचे हुए थे उनका सेकंड नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर 1982 के अंदर क्या आ गया? नाबार्ड आ गया, नाबार्ड आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया है? टाइम टू टाइम जो है ना, टाइम टू टाइम जो है फार्मर्स को जो इजीली क्रेडिट मिल जाए, इजीली पैसा मिल जाए, ऐसा जो है वो सुपीरियर लेवल से लेकर के और विलेज लेवल तक, है ना, विलेज लेवल तक जो है इसके बारे में सोचा गया। ये जब बैंक थे, बैंक के अलावा फिर क्या हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी चल गई। नाम सुना ना आपने? कोऑपरेटिव सोसाइटी चली गई, जो एकदम विलेज लेवल पे काम करती है ना, विलेज लेवल पे काम करती है। तो कुल मिलाकर के क्या है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था उसको इतना सरल बनाना था, क्योंकि जो फार्मर्स है, वो फार्मर जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे वो पढ़ भी नहीं पाते, इलिटरेट ज़्यादा थे इंडिया के अंदर। जो फार्मर फार्मर जो थे वो इलिटरेट ज़्यादा थे। अब जो डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज जो करते हैं उनको पता नहीं चलता कि ये किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसको बहुत सिंपल बना दिया। और अपन जब देखेंगे बैंक पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे जो है यहाँ पे जो सिंप्लिसिटी है वो कर दी फार्मर्स के लिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज होती थी वो आज भी बहुत ज्यादा होती है, आज बहुत ज्यादा होती है। इससे बचने के लिए फार्मर्स क्या करता है? तुरंत इस ऑप्शन को छोड़ के बैंक के पास न, अब तो इसलिए चला जाता है कि हाँ नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और अपना जो है वो लोन क्या कर देगी? माफ कर देगी, इसके बेसिस पे। तो इसके अंदर भी फिर है, केसीसी है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको बिल्कुल सस्ती रेट पे ना आपको ब्याज दे देंगे। केसीसी है, केएसवाई है ना, नो योर क्लाइंट है ना, केवाईसी है, केएसवाई है ना, काफी सारी चीजें हैं, ये सब अपन देखेंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है ना, एग्रीकल्चर फाइनेंस है, उसके अंदर सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया कि जो प्रोड्यूसर है, फार्मर्स हैं, इसको क्या करना है? लोन देना है ना, पैसा देना है, क्रेडिट देना है, किस अमाउंट में देना है, कितना देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज होगी, वो सारा सब किसके अंदर करते हैं? अपन एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर करते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना। तो ये बात होगी, आगे जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा अपन वैसे वैसे बात करते जाएंगे, है ना। तो ये इतना सा पढ़ लेते हैं आज, है ना, इतना सा पढ़ लेते हैं, इतना सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस का सिंपली मीनिंग क्या हो गया? स्टडिंग, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, डॉक्यूमेंटल जो फॉर्मेलिटीज है ना, जो भी रिलेटेड है, उन सबको अच्छे से करना। क्योंकि बिना, देखो, जो बैंक है ना, जो बैंक है वो तो होता है लेंडर, ठीक है, और जो फार्मर होता है वो क्या होता है? बोरोवर। वो क्या होता है? बोरोवर होता है। बैंक जो है, जो लेंडर है, वो बोरोवर को पैसा देता है। तो ये जो बैंक है, जो लेंडर है, वो पहले इस फार्मर को पैसा देने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान करता है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है, स्टडी करता है, एग्जामिन करता है। वो देखता है कि फार्मर ने कौन सी क्रॉप ग्रो कर रखी है, कितना इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है,
क्या कंडीशंस है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन से बिलोंग करता है, कितना वैल्यूएशन, हर एक चीज को देखता है ना। और उसके बाद में क्या करता हूँ आगे आप देखेंगे और क्या क्या है सारा रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस विच इज द कोर सेक्टर ऑफ द इंडिया। अब अपन को ये पता है कि इंडिया के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स थे, है ना, अब तो धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जो सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले अपन बात करें तो मोस्टली जो फार्मर्स है किस पे, अब उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन था, है ना, क्या था, एग्रीकल्चर ही था। तो सारे के सारे लोग जो है इसी पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है। और अब हिस्ट्री के अंदर अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें काफी सारी चीजें बेकार भी थी, काफी सारे सिस्टम अलग था, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको। अभी फार्मर्स का बिल आया था, है ना, आया था ना फार्मर्स का, उस पर कितना प्रोटेक्शन हुआ है, कितना वो किया उसको, कितने मर गए किसान है, ठीक है ना। तो ये बात है, अब जब जब देखेंगे तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है, ये कहीं नहीं पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, चलो ये कल देखेंगे अपन, ये केवल डेफिनेशन लिख लो क्रेडिट से, फिर अपन कल बात करेंगे, है ना, कल स्टार्ट करेंगे, आज हो गया टाइम, टाइम इतना है नहीं, लेकिन जो है ना, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाकर के हर एक चीज को समझो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या चेंजेस ऐसे क्यों किया गया, क्यों लाया गया, तो वो टाइम चाहिए उसको समझाने के लिए। तो चलेंगे अपन जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे थोड़ा थोड़ा समझते हुए। किसान आज भी किसान ही है, फार्मर आज भी क्या है, फार्मर ही है। गवर्नमेंट खूब प्रयास करती है, कर रही कि नहीं कर रही, आपको सब्सिडी दे देंगे, है ना, फर्टिलाइजर यूज में लो, है ना, 6 रुपए किलो आपको नीम कोटेड यूरिया है आपको दे देंगे, डीएपी वैसे 2400 का आता है कट्टा 50 किलो का, हम आपको 1400 में दे देंगे, हम आपको 1300 में दे देंगे। सब्सिडीज देती है, ड्रिप पे सब्सिडी दे रही है, आप ये बनाओ, ग्रीन हाउस बनाओ, है ना, जो है उस पर हम सब्सिडी दे देंगे, बहुत सारी चीजों सब्सिडी दे रही है, लेकिन फार्मर फार्मर ही क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का जो देखो, आपकी कोई चीज है तो उसका दाम आप खुद लगाओगे, दुकान पे जाते हो, बाजार में जाते हो कि नहीं जाते हो, तो कोई चीज खरीदते हो तो आप कहोगे कि मैंने इतने में दूंगा इसको, ऐसे कहते हो क्या। अरे कोई भी चीज खरीदने जाते हो, कपड़े जो भी है, खाने पीने की चीजें, तो वो जो दुकानदार है वो जो पैसा लगाएगा वही तो आप दोगे। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ किसान जो प्रोडक्शन कर रहा है ना, जो ये प्रोडक्शन कर रहा है, आउटपुट जो भी ले रहा है, उसकी कीमत कोई और लगाता है, ये बेचारा नहीं लगाता कीमत। जिस दिन ये कीमत लगाना शुरू कर देगा ना, उस दिन कुछ हो भी जाएगा। और कुछ इंडिया की पॉलिसी है ना, कुछ स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, है ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पा रहे हैं, जो वेयर हाउस वगैरह है, आपने देखा होगा मंडियों में भी ओपनली अनाज पड़ा रहता है, बारिश आएगी भीग जाएगा, स्टोरेज ही नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, बना तो दिए लेकिन उसमें भी बहुत बहुत बड़ा सिस्टम चलता है। एफसीआई वाले क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या। पॉलिटिक्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहाँ पे सब कुछ, मैंने कई ऐसे एरिया देखे हैं, ये एरिया किससे बिलोंग करता है, अच्छा ये तो कांग्रेस वालों का है, बीजेपी वाले करेंगे कि हाँ नहीं, इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम दो। ये एरिया कौन सा बीजेपी वाला है, अच्छा यहाँ वोट ज्यादा किसके हैं, बीजेपी के हैं, तो कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम दो। हो गया, नहीं यहाँ क्या होता है। देखो बात ऐसी है, ये जो वर्ड आ रहा है ना फार्म बिजनेस, फार्म बिजनेस जो है, फार्म बिजनेस देखो बहुत सारे एंटरप्राइज है, फार्म बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है, जो भी एंटरप्राइज ले रहा है, हो सकता है क्रॉप एंटरप्राइज ले रहा हो सकता है वो डेयरी ले रहा हो सकता है वो फिशरी ले रहा हो, पोल्ट्री ले रहा हो सकता है वो बी कीपिंग कर रहा हो, है ना, बी रेयरिंग वगैरह, तो ये बहुत सारे एंटरप्राइज हो गए, ये फार्म बिजनेस है, ये सारे सारे क्या है, फार्म बिजनेस है। इन फार्म बिजनेस को चलाने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा, ऐसा लगेगा ना, रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल चाहिए, पढ़ रखा है आपने, और ये फ्री में तो आएंगे नहीं, इनके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो इंडिया के अंदर, है ना, और सेक्टर ऑफ द
जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसके अंदर जितने भी फार्म बिजनेस हैं, उन सब फार्म बिजनेस के अंदर जो पैसा लगेगा, उसको पैसा जो देने वाला है कौन, ये जो लेंडर है, बैंकों के पास ही पैसा है। लेंडर जो है वो किसको देगा, बरोबर। अब बरोबर कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बरोबर जो प्रोडक्शन करने वाला हो गया, डेयरी का हो गया, फिशरीज का हो गया, पोल्ट्री का, जो भी है, ये जो है सारे सारे बरोबर है। इनको क्या चाहिए, फार्म बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। तो जो ये जो बैंक वाला है, ये इस बरोबर को पैसा देगा, तो क्या करेगा, हर एक चीज को, जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, वित्तीय जो पहलू हैं, उन सब की क्या करेगा, वो स्टडी करेगा। पैसा देने से पहले भैया वो सब कुछ चीज देखेगा उसको, है ना, स्टडी करेगा, एग्जामिनिंग करेगा, वो देखेगा कि यार ये कौन सा एंटरप्राइज ले रहा है, उससे कितना उसको रेवेन्यू हो रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, और कब कब आ रही है, कितने टाइम बाद इसको ये रेवेन्यू मिलेगा, हर एक चीज को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, एग्जामिन करेगा और एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा, वो फाइनेंस देगा। तो सिंपल सी बात है, ये अपन केवल और केवल किसकी बात करें, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, किसके पार्ट हैं, एग्रीकल्चर के तो पार्ट हैं। हाँ सर, छोड़ दो आप तो। ठीक है, चलो धन्यवाद।